हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज का टॉपिक है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति किसे कहते हैं। इसके लिए जो अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उसकी गणितीय व्याख्या या व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है प्यारे भाइयों। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति, जिसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम परिभाषा समझेंगे, इसके बाद गणितीय व्याख्या क्रम से देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहना। और इसके पहले जो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि अच्छी स्थिति क्या है। अच्छी स्थिति देखिए, पहले आप क्या मानेंगे, द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो आवेश हो, दो ध्रुव होना चाहिए। जैसे मैं एक बिंदु यहाँ पर ए लेके चलता हूँ और एक बिंदु यहाँ पर बी लेके चलता हूँ। ए पर मान के चलता हूँ प्लस, यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इस पर ये दूसरा बिंदु है, इस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, यहां से मान लीजिए ये द्विध्रुव हो गया, द्विध्रुव हो गया। इसके बीच की दूरी की बात की जाए तो इसके बीच की दूरी मान के चलते हैं 2a है, अल्प दूरी मान के चलते हैं 2a। इसके दोनों के बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O है, जिससे एक r दूरी पर एक बिंदु है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे यहां पर मान के चलता हूं, यहां से r दूरी पर, यहां तक मान के चलता हूं r दूरी, यहां पे दूरी कितना है, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये अक्ष है, ये द्विध्रुव अक्ष है, इसको हम बढ़ाते हैं आगे की ओर, इसको हम बढ़ाते हैं आगे की ओर प्यारे भाइयों। ये आगे हमने बढ़ा दिया, ये हमने बढ़ा दिया। अब इसी अक्ष पर स्थित है एक बिंदु P, यहाँ पर एक बिंदु हम P मान के चलते हैं। तो जब कोई बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, उसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं। शब्द से अर्थ ही निकलता है अच्छी स्थिति, मतलब अक्ष पर ही स्थित बिंदु अच्छी स्थिति कहलाता है। मतलब जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहते हैं। परिभाषा समझ गए, फिर से समझने की कोशिश करें। जब कोई बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे हमने कहा ये बिंदु P है, इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जब कोई बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है यदि बढ़ाया गया द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो हमने द्विध्रुव AB लिया, इसको हमने बढ़ाया तो यहाँ पर एक बिंदु मिल गया P, यानी अक्ष पर स्थित है। तो इस अक्ष को द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए। मतलब द्विध्रुव को यदि हम आगे बढ़ा दें, कोई जरूरी नहीं कि इसी अक्ष पर बढ़ाएं, हम इस अक्ष पर भी बढ़ा सकते हैं। तो हम किसी भी साइड पर बढ़ाएं और उस साइड पर बढ़ाने पर यदि कोई बिंदु है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो बिंदु जो है द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। हमने माना कि AB एक द्विध्रुव है। हमने क्या माना प्यारे भाइयों, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। A पर प्लस क्यू आवेश है, B पर माइनस क्यू आवेश है। मध्य बिंदु O से R दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। अभी परिभाषा समझिए, यहां पर लिखा हुआ है कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति या अच्छी अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। क्लियर हो गया। परिभाषा तो समझ गए होंगे प्यारे भाइयों, कोई टफ नहीं है। फिर से एक बार लास्ट बार समझते हैं कि मान के चलते हैं AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम किसी भी साइड पर बढ़ाएं तो इसका एक अच्छी कहलाएगा, और उसी अक्ष पर यदि कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P भी हो सकता है, Q हो सकता है, O हो सकता है, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, तो उस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं गणितीय व्याख्या की। तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है कि जैसे यहां पर प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू पर जो आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की ओर निकलती हैं, इसलिए इसका जो डायरेक्शन है, इसकी तीव्रता की जो दिशा है वो बाहर की ओर होगी, इसे हम कहेंगे E1। लेकिन माइनस यदि बिंदु P पर यदि B के सापेक्ष देखा जाए तो इस पर B पे क्या होता है, बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, इसलिए जो डायरेक्शन होगा ये
मतलब P से B की ओर होगा, तो एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन इधर, क्योंकि यहाँ पर प्लस Q आवेश है तो इसकी तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी, और इस माइनस Q के कारण इसकी दिशा इधर होगी। तो तीव्रता की जो दिशा है ये E1 इधर है और E2 इधर है। E1 का कारण क्यों है? क्योंकि प्लस Q है, यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन माइनस Q में क्या होती है, बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, इसलिए इसके कारण दिशा बदल जाती है। तो E1 और E2 की दिशा बदल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि E1 किसके कारण होता है? प्लस Q के कारण होता है, और E2 जो है माइनस Q के कारण होता है। तो E1 और E2 की दिशा का कारण आप समझ गए, आवेश के कारण इनकी दिशाएं बदल जाती है, दोनों विपरीत आवेश हैं। अब हम गणितीय व्याख्या करेंगे। तो गणितीय व्याख्या में लिखना क्या है कि माना, अब डायग्राम पे ही सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ छिपा हुआ है। गणितीय व्याख्या पूरा डायग्राम से ही हम निकाल लेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच मान लीजिए कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2a है। इसके केंद्र से मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें बिंदु छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना आपको लिख लेना है। तो डायग्राम से ही आपको लिख लेना है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। उनके बीच की दूरी कितनी है? 2a है, तथा K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने डायग्राम में समझाया उसी प्रकार से लिख लेना है। अब इसको लिखने का तात्पर्य ये है कि आप पेपर में जब लिखने जाएंगे प्यारे भाइयों, तो इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आप यदि अपने टाइप से लिख दोगे तो फिर नंबर कटने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखते चलना है, ठीक। अब चलिए बात करते हैं, यहां पर बिंदु A और B इन दोनों के कारण तीव्रता होगी, और आपने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक पढ़ा है। उसमें यह भी जाना है कि उसका फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये होता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। फिर से आपको यहां पर मैं थोड़ा सा समझा दूं, E इक्वल कितना होता है? E इक्वल होता है 1/4πε0, फिर होता है Q/r²। R क्या है? डिस्टेंस है। यहां R कुछ और हो सकता है, दूरी कुछ और हो सकता है, और यदि माध्यम में रखा हुआ है तो K परावैद्युतांक का माध्यम मान के चलते हैं। तो यदि हमारे पास एक बिंदु आवेश है ना, इससे R दूरी पर यदि कोई बिंदु P है जिस पर तीव्रता निकालनी है, तो ये अपना फार्मूला निकल कर आया था। प्रीवियस वीडियो आप यदि देखे होंगे तो आपको याद होगा, यदि नहीं देखें तो इस सूत्र को याद कर लें। जहां पे प्यारे भाइयों Q आवेश है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, Q आवेश हो गया। R क्या है? आवेश से बिंदु की दूरी है, ठीक है। R क्या है? आवेश से बिंदु की दूरी है। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास कितने बिंदु आवेश हैं? तो हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस Q एक माइनस Q। मतलब एक बिंदु A पर बिंदु आवेश रखा हुआ है और एक बिंदु B पर बिंदु आवेश रखा हुआ है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं E1, यानी A के कारण P पर कितनी तीव्रता लग रही है। फिर निकालेंगे E2, अर्थात B के कारण कितनी तीव्रता लग रही है। तो E1 पहले निकालेंगे और इसके बाद E2 निकालेंगे, इसके बाद परिणामी तीव्रता की गणना करेंगे। तो आपको इतना लिख लेना है कि बिंदु A के कारण प्लस Q आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो यहां पर आपको लिखना है बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q के कारण या आवेश के कारण, प्लस Q के कारण लिख लो, है ना, कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना होगा प्यारे भाइयों? E1 इक्वल कितना? E1 इक्वल, अच्छा मैंने कहा था फार्मूला 1/4πε0, और K क्या हो गया? माध्यम का परावैद्युतांक। आवेश कितना है? Q है, और दूरी कितना है? दूरी कितना है? A से P यानी AP। अभी केवल मैं दूरी की बात कर रहा हूं ना, तो AP² दूरी का वर्ग होता है। अच्छा इसकी दिशा क्या है भैया? तो ये AP के अनुदिश है, मतलब A से P की ओर है, ठीक है। मैंने दिशा पहले ही समझा दिया आपको, AP के अनुदिश हो गया। ये किसके कारण हो गया? किसके कारण हो गया प्यारे भाइयों? तो ये आपके पास प्लस Q आवेश के कारण हो गया। अब थोड़ा सा आगे स्टार्ट करता हूं और यहां पर आपको समझा रहा हूं कि यदि मैं कह दूं AP बराबर कितना है,
तो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से ए तक की दूरी ए है और मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर है। तो यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक ए है, मतलब इस आर में से ए को घटा दें तो एपी के बीच की दूरी आ जाएगी। अर्थात हम AP निकालना चाहेंगे तो OP माइनस OA कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहां पर AP बराबर अपन लिख देंगे प्यारे भाइयों OP माइनस OA, यानी OP माइनस OA। OP बराबर कितना है, R है ना, और OA का मतलब कितना है, A है, यानी R माइनस A। इस प्रकार से E1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे R माइनस A का स्क्वायर, और इसको समीकरण 1 दे देते हैं। फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। O से P की दूरी कितनी है, R, O से A के बीच की दूरी है A। आप कहेंगे भैया O से A कहाँ से आ गया, तो AB के बीच की दूरी 2A है, मध्य बिंदु O है, इसलिए OA बराबर A हो गया। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। AB की लंबाई टोटल कितना है, 2A है, और मध्य बिंदु O है, तो O से A तक की दूरी A हो जाएगी। इसी प्रकार OP बराबर कितना हो गया, R हो गया, यानी PA का मान या AP का मान जो अपना आया प्यारे भाइयों, R में से A को घटाने पर प्राप्त हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार हम किस बिंदु पर निकालेंगे, इसी प्रकार हम बिंदु B के कारण P पर निकालेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है कि बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालना है। कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परवैद्युतांक के है और आवेश Q हो जाएगा बटे अपना B से P की दूरी हो जाएगा BP स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जो दिशा प्यारे भाइयों P से B की ओर है, मैंने पहले भी डायरेक्शन बता दिया, तो BP के अनुदिश, यहाँ पर PB के अनुदिश, PB करेंगे, यानी P से B की ओर, तो PB के अनुदिश। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, डायरेक्शन मैं नहीं लिया हूं, यहां पर केवल ये डायरेक्शन आपको बता रहा हूं, किधर हो जाएगा, P से B की ओर। ठीक है, अब मैं यदि आपसे कह दूं कि BP बराबर कितना होगा, BP बराबर B से P। अच्छा, आप यदि बात करेंगे O से P तक, तो O से P तक कितना है, R है, और O से B तक यानी OB तक कितना है, A है, यानी R प्लस A हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से E2 इक्वल कितना निकल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K कर दें, फिर Q बटे R प्लस A का स्क्वायर कर दें, इसके बाद समीकरण 2 दे दें। समीकरण 1 और 2 आपको प्राप्त हो चुका है। अब हमको केवल परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो E1 का मान ज्यादा होगा और E2 का मान, चूंकि यहाँ पर E1 जो है बड़ा है E2 से, इसलिए परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, परिणामी तीव्रता E इक्वल E1 माइनस E2 कर देंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा, E इक्वल E1 माइनस E2, यानी E बराबर, तो E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस A का स्क्वायर, फिर माइनस कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस A का स्क्वायर कर दें। ये हो गया। दोनों में से जो भी कॉमन है कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन कितना आ रहा है, उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ रहा है। दोनों में Q है कॉमन, तो Q भी कॉमन ले लो। कितना बच रहा है, 1/R माइनस A का वर्ग, फिर यहाँ पर माइनस है 1/R प्लस A का वर्ग, इतना बच रहा है। इसके बाद कैलकुलेट करिए। देखो, कैलकुलेशन करते समय इसको जब एलसीएम लेते हैं तो सेम उतारा जाता है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। आपको समझ में नहीं आए तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, R प्लस A का वर्ग, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, R माइनस A का वर्ग, फिर नीचे दोनों को लिख दो, यानी R माइनस A का वर्ग और R प्लस A का वर्ग, इतना कर दो, सिंपल। अब यदि एलसीएम लेते तो दोनों का एलसीएम हो गया, फिर डिवाइड करते कट जाता, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता, जब इससे हम डिवाइड करते तो ये कट जाता,
इसका मल्टीप्लाई ऊपर होकर जाता है, ठीक है ना, तो यानी मल्टीप्लाई होता है जो बचता है। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करें तो E इक्वल क्यू अपॉन 4πε0 के, यदि इसको हल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2r या 2ar। इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ये हो गया। फिर डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी का तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दोनों में वर्ग है तो वर्ग लगा दें, ये ब्रैकेट बंद कर दें। इतना क्लियर हो गया। आगे देखें ये आर स्क्वायर भैया ये माइनस में है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 2ra ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो E इक्वल हो जाएगा आपके पास Q अपान 4πε0 के, और यहां पर कितना बचा 2 और 2 4ar अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कहाँ गया, तो ये माइनस है ना भैया, आर से आर स्क्वायर घट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घट गया, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और दो दो कितना हो गया 4 हो गया। इतना क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, मान कर चलते हैं कि थोड़ा सा यदि दूरी अल्प हो तो यहां पर लिख दें यदि ए की वैल्यू लेस देन आर, तब ए स्क्वायर की क्या कर दें उपेक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। तो फिर कितना बचेगा आपके पास E इक्वल Q अपान 4πε0 के, यहां पर ये भैया हट जाएगा तो कितना बचेगा 4ar अपान कितना बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, यानी कितना आपके पास यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर प्यारे भाइयों आपके पास हो जाएगा Q अपान 4πε0 के, और यहाँ पर 4ar बटे r के पावर 4 हो गया। एक r से r कैंसिल कर दोगे तो 3r बचेंगे। अब एक 2 लाइन और स्टेप बचा है जिसको आपको कैलकुलेट करना है। E इक्वल Q अपान 4πε0 के बचा, और फाइनल कितना बच गया 4a अपान आर क्यूब बच गया। इसको अरेंजमेंट करते हैं, कैसे अरेंजमेंट करेंगे देखिएगा। E इक्वल हो जाएगा देखिए 1 अपान 4πε0 के कर दें, यहाँ पर जी हम कर दे 2 इंटू 2a और q, देखो भैया q है ऑलरेडी और यहाँ आर क्यूब। अब आप बताओ कि दोनों आवेश के बीच की दूरी और एक आवेश का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्यारे भाई E इक्वल 1 अपान 4πε0 के, और यहाँ पर 2 है तो 2 इसके पूरे के जगह p बटे आर क्यूब, और प्यारे भाई यही आपका अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता का व्यंजक है, तीव्रता का सूत्र है। लेकिन इसको हम यदि सदिश रूप में लिखना चाहें, यदि हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में आप लिखेंगे, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल 1 अपान 4πε0 हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे भाई 2p कर दें और वेक्टर हो जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब। लेकिन यदि निर्वात के लिए बात करें, निर्वात के लिए k का मान कितना हो जाता है, यहाँ पर k है, k का मान कितना हो जाता है 1, तब E इक्वल आपका हो जाएगा 1 अपान 4πε0 2p अपान आर क्यूब। ठीक है, ये डायरेक्शन लगा देंगे और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है कंप्लीट। अच्छी स्थिति के लिए यही फार्मूला होता है, लिखना है नीचे यही अभीष्ट वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता का सूत्र है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता का सूत्र है। इस प्रकार से थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं प्यारे भाइयों। क्वेश्चन ऐसे आता है अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता का गणितीय व्याख्या या व्यंजक ज्ञात कीजिए या सूत्र निकालिए। तो इस प्रकार से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ में यदि न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।